हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल गुरु आस्था कैरियर क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ लिया था। फिर उसके बाद जो अगला हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था, मानव नेत्र स्टार्ट हुआ था। मानव नेत्र के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा, मानव नेत्र के दृष्टि दोष के बारे में हमने पढ़ा और साथ में ही मानव नेत्र के दृष्टि दोष से संबंधित प्रश्नों को भी हमने हल किया था। ठीक है, अब हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं, ये जो हमारा अगला टॉपिक है वह है प्रिज्म। अब इस टॉपिक में हम प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और साथ में यह भी हम देखेंगे कि प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा इसी वीडियो में, वायुमंडलीय अपवर्तन, जिसमें हम तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का बनना, इन सभी चीजों को हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक अनुरोध है कि आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते बिना अपना समय गवाए। ठीक है, हमारा आज पहला का वीडियो क्या है, पहला पॉइंट क्या है, प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? दो त्रिभुजाकार आधार तथा तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए बच्चा, इसका मतलब क्या है, ध्यान से हम समझते हैं। हमारे पास कितने त्रिभुजाकार आधार होने चाहिए? कम से कम दो त्रिभुजाकार आधार और तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको ये हम दिखाते हैं, जरा इसको ध्यान से देखिएगा प्रिज्म कैसा होता है। इस आकृति को ध्यान से देखिएगा। इस आकृति को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? एक त्रिभुजाकार आकार यहाँ दिखाई दे रहा है और एक दूसरा त्रिभुजाकार आकार यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद एक आयताकार फलक यहाँ पर है, एक आयताकार फलक यहाँ पर और एक आयताकार फलक यहाँ पर है। यानी आपने क्या देखा कि एक, दो और तीन आयताकार फलक है। ठीक, और दो त्रिभुजाकार क्या है बच्चा, इस यहाँ पे आधार है। एक त्रिभुजाकार आधार और दो त्रिभुजाकार आधार, दो त्रिभुजाकार आधार हैं और साथ में आपको तीन फलक दिखाई दे रहे हैं आयताकार। तो इस प्रकार से बने निकाय को हम बोलते हैं प्रिज्म। ठीक, बात क्लियर हो गई होगी। हमने क्या बोला? दो त्रिभुजाकार आधार होने चाहिए तथा तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारी आकृति बन के तैयार होगी उस आकृति को बोलेंगे प्रिज्म। यह बात क्लियर हो गई बच्चों? फिर से सुनिएगा, दो त्रिभुजाकार आधार होने चाहिए और तीन आयताकार फलक होने चाहिए। इनसे बनी हुई जो आकृति होगी उसको हम बोलेंगे प्रिज्म। ठीक, अब हमारा जो अगला पॉइंट है प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण क्या होता है, जरा ध्यान देखिएगा पहले प्रिज्म को। हमको अपनी कॉपी पे जो प्रिज्म बनाना है कुछ ऐसे एक ही त्रिभुजाकार आकार को दिखाना है कि प्रिज्म ऐसा होता है। हम ऐसा मान के चलेंगे कि प्रिज्म जो है हमारा कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है। ठीक है बच्चा, प्रिज्म हमारा जो है कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है। अब जो प्रिज्म हमारा रखा है यह त्रिभुजाकार दिखाई दे रहा है। प्रिज्म, आपको पता है कि कोई भी हमारे पास यदि एक त्रिभुज है तो कोई भी त्रिभुज होता है तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। ये देखो, ये तीन कोण हो गए और यह तीन भुजाएं हो गई। तो याद रखना प्रिज्म कोण क्या होता है कि यह जो हमारा जिन फलकों से मिलके हमारा प्रिज्म बना है उसका जो कोण होता है बच्चा, उसका जो कोण होता है उसी कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिज्म कोण बोलते हैं बालक। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चा इसको? प्रिज्म कोण। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे? यही बात लिखी गई यहाँ पे, प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच का कोण। यह दो पार्श्व फलक हैं, देखो यह फलक, दो पार्श्व फलक हैं। इनके बीच का जो कोण बन रहा है, यानी यह वाला जो कोण बन रहा है, इनके बीच का कोण क्या कहलाता है बच्चा? प्रिज्म कोण कहलाता है। यह बात क्लियर हो गई होगी।
प्रिज्म के दो पार्श्वफलक, पार्श्वफलक का मतलब क्या, यह वाला और यह वाला, दो जो भुजाएं हैं, इन दो भुजाओं के बीच में जो कोण बनता है उसी को क्या नाम देते हैं बच्चा हम लोग, प्रिज्म कोण। ठीक है, और इस प्रिज्म कोण को ए से हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, किससे दिखाएंगे, कैपिटल ए से, प्रिज्म कोण को कैपिटल ए से दिखाया जाएगा। बात क्लियर है, जल्दी से इस बात को नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं अपने दूसरे टॉपिक को। अगला टॉपिक हमारा क्या है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अगला टॉपिक क्या है बच्चा हमारा, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। यह क्या होता है ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई एक इस प्रकार से प्रिज्म है। ठीक है, यह हमारे पास एक प्रिज्म है, हमने एक प्रिज्म बना लिया, और यह जो प्रिज्म है इसको मान लेते हैं कि यह एक पारदर्शी प्रिज्म है। पारदर्शी प्रिज्म का मतलब क्या, कि जिसके आर पार प्रकाश किरण चली जा रही है। ठीक है, यह हमारे पास एक प्रिज्म है। अब क्या करते हैं, इस प्रिज्म पर एक प्रकाश किरण डालते हैं। ठीक है, यह हमारी एक प्रकाश किरण है। यह कैसी प्रकाश किरण बच्चा, श्वेत प्रकाश किरण, या फिर भी मान के चलते हैं कोई एक प्रकाश किरण है जो कि इस प्रिज्म तक पहुंच रही है। अब जानते हो आप कि यह जो जाने वाली प्रकाश किरण होती है इसको नाम देते हैं आपतित किरण। क्या नाम दिया जाता है बच्चा, आपतित किरण। यह हमारी आपतित किरण है। यह हमारा ए बी सी एक प्रिज्म है। अब यह आपतित किरण जब इस अपवर्तक पृष्ठ पर पहुंचेगी तो इस पर क्या डाल देते हैं, एक अभिलंब डाल देते हैं। जब अभिलंब डालेंगे तो यह सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है, तो यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी इस तरह से। ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन यह क्या की, हल्का सा नीचे झुक गई। कोई दिक्कत यहां पे। अब क्या हुआ, यह प्रकाश किरण प्रिज्म के भीतर 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 इस साइड पहुंची, यानी दूसरे साइड पहुंच गई। अब इसको दूसरी साइड देखो, अब यह सघन माध्यम में है और यह विरल माध्यम में जाना चाहती है। अब विरल माध्यम में जाना है, अब यह प्रकाश किरण यहां तक पहुंच गई है। यहां पर क्या करते हैं, एक अभिलंब डाल देते हैं। और हमको पता है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हटती है। यह अभिलंब से दूर हटती है। देखो इसको जाना चाहिए था सीधा इधर, लेकिन यह अभिलंब से दूर हट गई। ठीक, यह तो हो गया हमारा प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म के द्वारा। अब देखते हैं जरा इसमें कोण क्या है। देखो आपतित किरण और यह जो अभिलंब हमने डाला है, अभिलंब का नाम दे दे रहे हैं। यह हमने अभिलंब क्या डाला है, यम और यन। ठीक है, इसको नाम दे दे रहे हैं ओ और पी। देखो यह जो अभिलंब हमने यम यन डाला है, यह प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकी है, यानी आने वाली प्रकाश किरण जो होती है उसको कोण आई से दिखाते हैं। ठीक, अपवर्तित किरण जो होती है यह जो कोण दिखाई दे रहा है आपको अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में, इसको आर से दिखाते हैं, जिसको अपवर्तन कोण बोलते हो आप। ठीक है, फिर उसी तरह यह हमारी आपतित किरण है। ठीक है, इसको हम आई डैश से दिखाने जा रहे हैं यहाँ पे। और यह देखो यह बाहर निकलती हुई किरण है, इसको हम आर डैश से दिखाएंगे। यहां तक पूरी बात क्लियर है। यह आपतित किरण, यह अपवर्तित किरण, और यह जो बाहर किरण निकल जाती है इसको एक अलग नाम देते हैं बच्चा, वह नाम हो जाता है निर्गत किरण। क्या नाम हो जाता है, निर्गत किरण। ठीक, यह पूरी की पूरी चीज आपको समझ में आ गई कि यह क्या होता है। हमने क्या बोला, एक प्रकाश किरण हमने ली, इसको हमने इस प्रिज्म पर डाला, जिस प्रिज्म पर पहुंची प्रिज्म पर हमने क्या किया, एक अभिलंब खींच दिया एम और एन, और यह जो प्रकाश किरण है अभिलंब की ओर झुक गई। देखो इसको सीधा जाना चाहिए था, अभिलंब की ओर झुक गई है। अब झुक के इस माथे पहुंची, दूसरे सिरे पर पहुंची, दूसरे सिरे पर फिर से हुआ इसका अपवर्तन। अपवर्तन होने के बाद ये क्या करेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। क्यों अभिलंब से दूर हट रही है, क्योंकि यह जो हमारा प्रिज्म है सघन माध्यम है और बाहर क्या हमारा विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश जाती है
तब वह अविलंब से दूर हट जाती है, तब यह अविलंब से दूर हट गई। ठीक, तो इस प्रकार से जो होता है हमारा बच्चा प्रकाश का अपवर्तन होता है प्रिज्म में। कोई दिक्कत यहां तक? अब इसी बात में आपसे एक चीज पूछ लेता है विचलन कोण के बारे में। विचलन कोण क्या होता है उसको समझना ध्यान से। इसको हम हेडिंग लगा दे रहे हैं यहां पे विचलन कोण। ठीक है बच्चा, विचलन कोण इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। अब यह विचलन कोण क्या होता है? यह जो आपतित किरण हमने आगे की ओर बढ़ाई है, ठीक है, और ये जो निर्गत किरण जो बाहर निकल रही है, इसको जब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हमने क्या बोला, यह जो आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाएंगे और यह जो निर्गत किरण है इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तब देखते हैं कि यहां पर एक कोण बनता हुआ हमको दिखाई देता है। ठीक है, हमने क्या बोला, आपतित किरण को जब हम आगे की ओर बढ़ाते हैं सीधा, निर्गत किरण जो किरण बाहर निकल गई है उसको पीछे की ओर जब बढ़ाते हैं तो इन दोनों के बीच में एक कोण बनता है। इन दोनों किरणों के बीच में एक कोण बनता है। यही कोण क्या कहलाता है बच्चा? आपका विचलन कोण। क्या कहलाता है आपका? विचलन कोण। ठीक, हमने फिर से सुनिएगा, हमने क्या बोला, आपतित किरण को जब आगे बढ़ाते हैं तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाते हैं तब दोनों किरणों के बीच में एक कोण बनता है और उसी कोण को हम बोलते हैं विचलन कोण। और यह जो विचलन कोण होता है इसको हम डेल से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बच्चा? डेल से। ठीक, पूरी बात क्लियर है। विचलन कोण क्या होता है? जब आपतित किरण को आगे बढ़ाएं, निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं तो उनके बीच में बनने वाला कोण विचलन कोण कहलाता है। इसी बात को लिखते हैं हम लोग। विचलन कोण में क्या होता है? विचलन कोण जब आपतित किरण को हम आगे की ओर बढ़ाएं, आगे की ओर बढ़ाएं तथा निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं, पीछे की ओर बढ़ाएं तो दोनों किरणों के बीच एक कोण बनता है। दोनों किरणों के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, यह बात पूरी की पूरी क्लियर है। विचलन कोण क्या होता है? विचलन कोण आपके पेपर में आया हुआ है, 2-3 बार पूछा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। विचलन कोण क्या होता है फिर से लास्ट बार हम समझा दे रहे हैं। आपतित किरण को जब हम आगे की ओर बढ़ाते हैं और निर्गत किरण को जब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो इन दोनों के बीच में एक कोण बनता है। इसी कोण को नाम देते हैं विचलन कोण। जल्दी से इस बात को नोट कीजिएगा। अब जो हमारा अगला टॉपिक है श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब यह श्वेत प्रकाश क्या होता है? देखो बालक, जो हमारा सूर्य है, सूर्य से जो भी प्रकाश किरण निकलती है उस प्रकाश किरण को बोलते हैं हम लोग श्वेत प्रकाश किरण। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो गया श्वेत प्रकाश किरण कैसी होती है। ठीक, तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो सबसे पहले प्रिज्म ही बना लेते हैं। यह बन गया हमारा प्रिज्म बढ़िया वाला।
ठीक है। और याद रखना इसमें आपको एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेगा इस टॉपिक से, ठीक। ये हमारा प्रिज्म बन के तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस प्रिज्म पर एक श्वेत प्रकाश किरण डाल रहे हैं। ये हमारी कैसी प्रकाश किरण है बच्चा, श्वेत प्रकाश किरण, श्वेत प्रकाश किरण, ठीक। जब हम प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश किरण को डालेंगे तो यह जो श्वेत प्रकाश किरण होती है बालक, यह इसका हो जाता है इस प्रकार से अपवर्तन, ठीक। यह अपवर्तित हो जाती है और यह 7 रंगों में टूट जाती है। कितने रंगों में टूटती है बच्चा, टोटल 7 रंगों में टूट जाती है। यह इस प्रकार से 7 रंगों में टूटेगी, 1 2 3 4 5 6 और यह 1 7। ये जो प्रकाश किरण है, श्वेत प्रकाश किरण, यह 7 रंगों में इस प्रकार से टूट गई। टूटने के बाद यह इस प्रकार से बाहर भी निकलती हैं। ठीक है, यह हमारी जो श्वेत प्रकाश किरण है जो कि प्रिज्म से बाहर निकल रही है। हमने क्या बोला, एक श्वेत प्रकाश किरण जब प्रिज्म पर पहुंचती है तो प्रिज्म पर पहुंचने के बाद यह क्या होती है, 7 रंगों में टूट जाती है, 7 अलग अलग रंगों में टूटती है। ठीक है, तो यह जो खूब जैसे ही प्रिज्म पर पहुंची है 7 अलग अलग रंगों में टूट गई। अब जब बाहर निकलेगी तो इसके बाहर आपको 7 अलग अलग रंग दिखाई देंगे। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक पर्दा ला के रख देते हैं, जिस पर्दे पर हम क्या करेंगे, इन प्रकाश किरणों को हम प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चा, ये हमारी क्या है, एक पर्दा है। इस पर्दे पर हम श्वेत प्रकाश के किरण को प्राप्त करेंगे। ठीक है, यह हमारी पहली प्रकाश किरण, यह दूसरी वाली, यह तीसरी, यह चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं। ठीक, यहां तक किसी कोई समस्या हो तो बता दो हमको। यह जो हमारी श्वेत प्रकाश किरण है यह 7 विभिन्न रंगों में टूट जाती है। फिर से सुनिएगा, जब श्वेत प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म से हम गुजारते हैं तो यह श्वेत प्रकाश रंग 7 विभिन्न रंगों में टूट जाती है, विक्षेपित हो जाती है। इस घटना को हम बोलते हैं श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक, अब चला देखते थोड़ा आगे, यह जो 7 रंग है कौन कौन से मिलते हैं। तो देखो, जो नीचे वाला रंग होता है यह होता है वॉयलेट, या फिर इसको कह सकते हो बैंगनी, बैंगनी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉयलेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चा, वॉयलेट। यहां तक कोई समस्या। इसके बाद जो दूसरा रंग होता है, दूसरे वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं जामुनी। क्या बोलते हैं बच्चा, जामुनी। जामुन खाओ, जामुन, वही जामुन वाला कलर, जामुनी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिगो। क्या बोलते हैं इसको, इंडिगो। ठीक, यह जो तीसरा होता है ये होता है बच्चा ब्लू। ये जो तीसरा वाला दिखाई दे रहा है यह कौन सा कलर होता है, ब्लू, जिसको आप बोलते हो क्या, नीला। ठीक है, यह तीसरा कलर होता है हमारा नीला, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू। चौथा वाला जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, यह वाला चौथा वाला, ये होता है आपका ग्रीन, जिसको आप हरा बोलते हो। ठीक है, यह कौन सा होता है, चौथा ग्रीन होता है। पांचवा जो आपको दिखाई दे रहा है यह वाला पॉइंट, इसको यहां पर थोड़ा लिख दे रहे हैं। पांचवा जो है VIBGY, ये होता है आपका पीला, इसको बोलते हैं येलो। ठीक है, 6वें नंबर पे जो आ रहा है प्रकाश किरण, उसको भी लिख देते हैं यहां पे, 6वां नंबर वाला ऑरेंज, या फिर कह सकते हैं इसको नारंगी। ठीक,
और जो लास्ट आपका होता है वो होता है रेड यानी लाल रंग वाला। जो लास्ट आपको दिखाई दे रहा है यह लाल रंग का होता है जिसको आप बोलते हो रेड। यह 7 रंग आपको दिखाई देते हैं। कौन कौन से बच्चा? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यह 7 कलर आपको दिखाई देंगे। फिर से सुनिएगा, जब श्वेत प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में टूट जाता है। अब 7 रंग कौन कौन से होते हैं? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से इस फिगर को नोट कीजिए, फिर इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे। नोट कर लिया होगा आपने। अब चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ी और जानकारी। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। यह जो 7 रंग आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका देखो एक बैंड बन के तैयार हुआ है, एक पट्टी बन के तैयार हुई है। यानी पट्टी कहने का मतलब क्या? ये लाइन से क्रम से आए हुए हैं। जैसे ऊपर लाल है, उसके नीचे नारंगी, फिर पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। इस प्रकार से 7 रंग एक क्रम में हुए आए हुए हैं। ठीक है, तो इनके क्रम को, ठीक है बच्चा, इनके क्रम को ही क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इनका एक बैंड बनता है। इनका जो बैंड बनता है बच्चा, इनके बैंड को क्या बोलते हैं? रंगों का जो बैंड है, यहां आप लिख दे रहे हैं, रंगों का जो बैंड है, रंगों का एक बैंड बनता है। यह जो रंगों का बैंड बनता है, इस रंगों के बैंड को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। ठीक, बात पूरी क्लियर है। यह जो आपके रंग हैं, इन रंगों के अलग अलग रंगों के आपके बैंड बनते हुए दिखाई देते हैं। इन बैंड को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेक्ट्रम। ठीक, बात क्लियर है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। आपसे पेपर में पूछेगा कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कि यह प्रिज्म के द्वारा जो 7 रंग हमको श्वेत प्रकाश से मिलते हैं, उनके बैंड को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बात क्लियर है? यदि क्लियर है तो जल्दी से बताइएगा हमको। श्वेत प्रकाश की किरण को जब वह प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में टूट जाता है। यह जो 7 रंग हैं, इनके बैंड को क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ठीक, यह बात क्लियर हो गई होगी। अब चलिए देखते हैं कि यह जो रंग है, इनको याद रखने का तरीका क्या है। ठीक है, तो याद रखने का तरीका सबसे आसान होता है। ट्रिक लिख लीजिएगा, चाहे जो भी आप कह सकते हो याद रखने का तरीका। इसको याद रखने का तरीका है बच्चा विबग्योर। क्या नाम है इसका? विबग्योर। विबग्योर का मतलब क्या? वी से आपका हो जाएगा वॉयलेट, वॉयलेट। आई से हो जाएगा आपका इंडिगो, इंडिगो। बी से हो जाएगा आपका ब्लू, जी से हो जाएगा आपका ग्रीन, वाई से हो जाएगा आपका येलो, ओ से हो जाएगा आपका ऑरेंज और आर से हो जाएगा आपका रेड। इसको लिखना कैसे है विबग्योर को? विबग्योर को आप उल्टे क्रम में लिखोगे, यानी नीचे से ऊपर की ओर। बैगनी, VIBGYOR, यानी विबग्योर। लिखने का तरीका यही है कि आप इसे नीचे से ऊपर की ओर लिखो। ठीक है, अब चलिए देखते हैं थोड़ा और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो इन 2 प्रकाश किरणों को ध्यान से देखना, एक ऊपर वाले को, एक नीचे वाले को। बाकी का सबको हटा दो। ऊपर कौन सा कलर है? लाल रंग दिखाई दे रहा है हमको। नीचे कौन सा कलर है? बैगनी रंग दिखाई दे रहा है हमको। ठीक है, तो ध्यान देना, इसमें जो लाल रंग है वह जो है बहुत कम मुड़ा है। ठीक है, यहां से देखना, यह प्रकाश कैसे गई, लाल रंग जो है बहुत कम मुड़ा है, इसलिए वो सबसे ऊपर मिला है। और जो बैगनी रंग है, देखो यहां पर भी मुड़ा है और यहां पर भी मुड़ा है, यानी सबसे ज्यादा मुड़ा कौन है? बैगनी रंग मुड़ा है। मुड़ने का मतलब क्या? विचलन किसका ज्यादा हुआ है, किसका कम हुआ, यही आपको देखना है। तो हमको इस फिगर में क्या दिखाई दे रहा है कि लाल रंग जो है वह कम मुड़ा है और जो बैगनी रंग है वह ज्यादा मुड़ा है। बात क्लियर है? जो लाल रंग है वह हमारा कम मुड़ा हुआ है, जो बैगनी रंग है वह ज्यादा मुड़ा हुआ है। इसे देखो, लाल रंग है इससे सीधा चला गया, और बैगनी रंग है यहाँ पहले मुड़ा, फिर जाके आगे जाकर फिर मुड़ गया नीचे जाने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा लाल रंग कम मुड़ा हुआ है और बैगनी रंग ज्यादा मुड़ा हुआ है।
तो इस केस में क्या होता है बच्चा, जब प्रकाश किरण, श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से टकराती है तो लाल रंग का जो मुड़ना होता है वह कम होता है और बैगनी रंग का मुड़ना जो होता है वह ज्यादा होता है। ठीक है, फिर से सुनिएगा, लाल रंग का जो मुड़ना होता है वह कम होता है और बैगनी रंग जो होता है सबसे ज्यादा मुड़ता है। ठीक है, मुड़ना को हम इस टॉपिक में क्या नाम देंगे, विचलन नाम देंगे बच्चा। ठीक, तो यहां पर हम एक बात लिखेंगे कि लाल रंग का विचलन कम होता है, वहीं जो बैगनी रंग है उसका विचलन ज्यादा है क्योंकि ये ज्यादा मुड़ा है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। यह बात क्लियर है कि लाल रंग का जो विचलन है वह कम होता है यानी कम मुड़ता ही, और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक है, इसका मतलब क्या, बैगनी रंग ज्यादा मुड़ता है। यह बात क्लियर है। ठीक, अब देखो मुड़ने का मतलब क्या होता है। मान लो हमारे पास दो प्रकार की लाइट है, एक लाल रंग की और दूसरी बैगनी रंग की। हम क्या करते हैं, आपने लेजर लाइट तो देखा होगा, लेजर लाइट हम दो टाइप की ले लेते हैं, एक बैगनी कलर की, एक लाल कलर की। लाल कलर की जब आप लाइट को जलाओगे तो लाल कलर की जो लाइट होती है काफी दूरी तक ट्रेवल कर जाती है, काफी दूरी तक जाती है। बट वहीं पर यदि हम बैगनी कलर के लाइट को ले, लेजर लाइट को, और उसको ऑन करें तो हमको पता चलता है कि बैगनी कलर की जो लाइट है वह ज्यादा दूरी तक ट्रेवल नहीं कर पा रही है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है बच्चा क्योंकि जो बैगनी लाइट होती है, वायलेट कलर की जो लाइट होती है, उसका जो है विचलन बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा होने की वजह से यह ज्यादा दूरी तक जा नहीं पाती, वो आसपास के कणों से टकरा के रुक जाती है। ठीक, वहीं जो हमारी लाल कलर होती है इसका विचलन बहुत कम होता है। विचलन कम होने का मतलब क्या, यह कम टकराएगी चीजों से और ज्यादा दूरी तक जाएगी। ठीक, इसी के वजह से बच्चा आपका जो खतरे का सिग्नल होता है वह लाल रंग का होता है, न कि आपका बैगनी रंग का। ठीक है, लाल रंग हमको काफी दूरी से दिखाई दे देता है क्योंकि इसका जो विचलन कोण होता है, विचलन वह बहुत कम होता है। ठीक, यह बात क्लियर हो गई होगी, जल्दी से इस बात को नोट कीजिएगा। यह आपको समझ में आ गया। अब एक बात और इसमें बच जाती है हमारी, आपने स्पेक्ट्रम तो समझ लिया। स्पेक्ट्रम क्या होता है कि यह जो 7 रंग होते हैं, इन 7 रंगों का टूटना, देखो 7 रंग जब टूट जाते हैं तो इनका एक बैंड बनता है, एक पट्टी बन जाती है। उस पट्टी को क्या नाम देते हैं, स्पेक्ट्रम नाम देते हैं। ठीक है, अब एक चीज और इसमें बन जाती है बच्चा, विक्षेपण क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो वर्ण विक्षेपण को ध्यान से समझिएगा। जब श्वेत प्रकाश किरण इस प्रिज्म से टकराती है तब यह 7 रंगों में टूट जाती है। हमने क्या बोला, जब यह श्वेत प्रकाश किरण इस प्रिज्म से टकराती है तब यह देखो 7 रंगों में टूट गई है। कितने रंगों में टूटी है, 7 रंगों में, 1 2 3 4 5 6 7, यह 7 रंगों में टूट जाती है। श्वेत प्रकाश किरण का 7 रंगों में टूटना क्या कहलाता है बच्चा, वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाता है आपका, वर्ण विक्षेपण। फिर से सुनिएगा, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, यहां पर हम लिख दे रहे हैं। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, श्वेत प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा 7 विभिन्न रंगों में टूटना, 7 विभिन्न
रंगों में टूटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यह बात क्लियर है कि श्वेत प्रकाश का इस प्रिज्म के द्वारा 7 रंगों में टूटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, जल्दी से इस बात को फटाक से नोट कीजिए जल्दी। अब इसी बात में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं हम। ठीक है, थोड़ी और जानकारी क्या है, चलिए ले लेते हैं। अरे अच्छी जानकारी मिले तो बढ़िया ही है हमारे लिए, क्योंकि इस टॉपिक से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कम से कम एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर से जरूर आता है, 100% रहता है कि यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड, इस क्वेश्चन को इसमें से एक न एक क्वेश्चन उठा के आपके टॉपिक में जरूर देगा कि कौन से प्रकाश किरण कहाँ होती है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। कौन सी प्रकाश किरण ऊपर होती है, कौन सी सबसे नीचे होती है, कौन सी प्रकाश किरण सबसे ज्यादा दूर तक जाती है, कौन सी प्रकाश किरण नहीं जाती है। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो हमने अभी अभी पढ़ा लाल रंग का विचलन जो होता है कम होता है और बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है। अब इस बात को थोड़ा और समझते हैं। जो लाल रंग होता है बच्चा, फिर से सुनिएगा हमने क्या बोला, जो लाल रंग होता है इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, क्या बच्चा हमने क्या बोला, तरंग दैर्ध्य। ठीक, इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वह आपकी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वह सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा कहने का मतलब क्या, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है वह ज्यादा दूरी तक जाता है। तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या कि एक रास्ते की तरह आप इसको समझ सकते हो कि जैसे मान लो कोई रास्ता यदि ज्यादा लंबा है तो वह ज्यादा दूरी तक जाएगा और कोई रास्ता कम लंबा है तो कम दूरी तक जाएगा। ऐसे ही आपकी तरंग दैर्ध्य होती है कि जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी वह प्रकाश किरण ज्यादा दूरी तक जाएगा और जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी वह प्रकाश किरण बहुत कम दूरी तक जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, लाल रंग का जो प्रकाश है इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, इसके वजह से यह सबसे ज्यादा दूरी तक जाता है। वहीं हम वायलेट कलर के यानी बैगनी रंग की बात करें तो इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है बच्चा वह सबसे कम होती है। ठीक है, यह जो होती है सबसे कम होती है। यह बात क्लियर हो गई होगी कि लाल रंग जो होता है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है और बैगनी रंग जो होती है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या कि कोई प्रकाश किरण कितनी दूरी तक जा सकता है, उसकी पावर कितनी है, क्षमता कितनी है जाने की। ठीक है, वही होती है बच्चा आपकी तरंग दैर्ध्य। जल्दी से इस बात को नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं अपने दूसरे टॉपिक को। अगला टॉपिक हमारा क्या है, श्वेत प्रकाश का पुनर्संयोजन। यानी हमारा जो श्वेत प्रकाश है क्या उसको प्रिज्म के द्वारा तोड़ के फिर से उसको इकट्ठा कर सकते हैं। यदि किसी चीज को तोड़ रहे हैं तो उसको इकट्ठा भी तो करना आना चाहिए हमको। चलिए उसी चीज को हम लोग देखते हैं। तो आपने कक्षा 9 में एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा जिस वैज्ञानिक ने आपको बहुत परेशान किया, याद है कक्षा 9 का कि भूल गए? वही सेब वाला वैज्ञानिक, कुछ याद आया? अरे जिसके सर पे सेब लग गया था और उसने बड़े बड़े नियम निकाल दिए थे। कौन था वो? हमारे न्यूटन चच्चा। ठीक है, तो न्यूटन चच्चा को नहीं भूलिएगा। तो हमारे न्यूटन चच्चा ने क्या किया इस बार, पिछले 9 में तो परेशान किए थे, 10 में भी आ गए हैं। देखना ध्यान से, एक न्यूटन नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया कि एक प्रिज्म लिया और प्रिज्म लेने के बाद उन्होंने उसमें से श्वेत प्रकाश किरण को गुजारने के बाद उन्होंने देखा कि भाई साहब वह जो प्रिज्म है वह 7 रंगों में प्रकाश को तोड़ दे रहा है। ठीक है, जैसा कि अभी अभी आपने देखा कि एक प्रिज्म था और इस प्रिज्म से हमने प्रकाश किरण को ऐसे गुजारा और यह प्रकाश किरण 7 रंगों में इस प्रकार से टूट गई।
ठीक है। ये प्रकाश किरण लगभग 7 रंगों में इस प्रकार से टूट जा रही थी। तो यही बात न्यूटन चच्चा वहां पे हमको देखे, उनको लगा कि चलो ठीक है भाई साहब, सबकी बात ठीक है, मान लेते हैं कि प्रिज्म क्या करता है कि प्रकाश किरणों को 7 रंगों में तोड़ देता है। लेकिन हुआ यहीं पे खेला। उन्होंने कहा यदि ऐसा है, यदि प्रिज्म में यह जो प्रकाश किरण 7 रंगों में टूट जा रही है, तो उन्होंने सुना सबके मुंह से कि ये जो श्वेत प्रकाश होती है 7 रंगों में, इसके भीतर 7 रंग होते हैं। तो इसी चीज को प्रूफ करने के लिए यह न्यूटन चच्चा क्या करते हैं, अपना दिमाग दौड़ाते हैं। वो क्या करते हैं कि 1 2 3 4 ऐसे करके प्रिज्म लेते हैं और उन प्रिज्मों को एक एक करके बारी बारी सजाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से सजाते हैं कि प्रकाश किरण का वर्ण विक्षेपण हो, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक प्रिज्म लिया इस प्रकार से और इसके सामने एक और प्रिज्म रख दिया इस तरह से। जैसे उन्होंने प्रिज्म रखा, अब फिर क्या किया, उन्होंने एक प्रकाश किरण ली और उस प्रकाश किरण को प्रिज्म से गुजारा। जब यह प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरी तो यह 7 रंगों में टूट गई इस प्रकार से, ठीक। यह 7 रंगों में टूट के दूसरे प्रिज्म के पास पहुंची। अब दूसरे प्रिज्म के पास पहुंची तो फिर इन्होंने नोटिस किया कि ये जो दूसरा प्रिज्म है ये क्या कर रहा है, इस प्रकाश किरण को दोबारा नहीं तोड़ रहा। नहीं तोड़ने का मतलब क्या कि ये जो 7 प्रकाश किरण आई थी वही 7 रंग हमको फिर से मिल जा रहे हैं। हमने क्या बोला कि ये जो श्वेत प्रकाश किरण है यह जो पहले प्रिज्म से गुजर रही थी तो वह 7 रंगों में टूट जा रही थी। तो इन्होंने दिमाग लगाया, चलो इन 7 रंगों को फिर से एक जगह इकट्ठा करके देखते हैं, क्या पता इकट्ठा हो गया तो हमको 7 रंग जो है एक श्वेत प्रकाश के रूप में दिखाई देना चाहिए। उन्होंने ऐसा सोचा। तो क्या किया कि पहले एक प्रिज्म को रखा सीधा और दूसरे प्रिज्म को भी सीधा रखा। तो इस केस में क्या हुआ कि पहले जब प्रकाश किरण गई पहले प्रिज्म के पास तो वह 7 रंगों में इस प्रकार से टूट गई। अब यह 7 रंग दूसरे प्रिज्म के पास पहुंचा, यह दूसरा प्रिज्म क्या हुआ, इसने प्रकाश किरण को दोबारा नहीं तोड़ा। वह जो 7 रंग थे पहले वाले प्रिज्म से निकलता हुआ वही 7 रंग दूसरे वाले प्रिज्म से दिखाई दिए। तो इनको यह समझ में आ गया कि यह जो श्वेत प्रकाश है इसमें केवल इतनी रंगे हैं, इससे ज्यादा रंग इसमें नहीं है, ठीक। हमने क्या बोला कि यह जो दूसरे प्रिज्म से प्रकाश किरण निकली उसमें से केवल और केवल वही 7 रंग निकले जो पहले प्रकाश किरण से निकले थे, पहले प्रिज्म से निकले थे, ठीक। तो न्यूटन को यह बात समझ में आई कि जो श्वेत प्रकाश किरण है इसमें केवल और केवल 7 रंग ही हैं, इससे ज्यादा इसमें रंग नहीं है, ठीक। फिर उन्होंने क्या किया, कहा ठीक है ये तो बढ़िया हमने काम कर लिया कि ये पता कर लिया कि ये जो 7 रंग टूटा है वो आगे चल के 7 रंग ही रहेगा, बदलेगा नहीं। फिर उन्होंने अपना दिमाग लगाया, कहा ठीक है चलो अच्छी बात है कि हमको पता चला 7 रंग मिल गया। अब क्या किया उन्होंने, उनका दिमाग तो खूब ज्यादा दौड़ता ही था चच्चा का। उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया और प्रिज्म को ऐसे उल्टा करके रख दिया। अब देखो भाई साहब उनका दिमाग अभी सीधा रखे थे, एक बार एक ऐसे कर दिया, उल्टा करके रख दिया। अब कहें चलो अब देखते हैं क्या होता है प्रिज्म के साथ। तो अब क्या हुआ अब यह जो पहले प्रिज्म से प्रकाश किरण 7 रंगों में टूटी थी यह दूसरे प्रिज्म के पास पहुंचती है ऐसे कूदते कूदते, ठीक है। यह दूसरे प्रिज्म के पास पहुंची। अब जब यह दूसरे प्रिज्म के पास गई तो हुआ यूं, उन्होंने क्या देखा कि यह जो प्रिज्म है यह प्रकाश किरण को अपवर्तित कर रहा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और यहां से जो प्रकाश किरण निकल रही केवल एक ही प्रकाश किरण बाहर जाती हुई दिखाई दे रही थी और यह जो प्रकाश किरण बाहर निकल रही थी बच्चा वह आपकी श्वेत प्रकाश किरण थी, ठीक है। यह बात क्लियर हो गई होगी। हमने क्या बोला कि जब शुरू में एक प्रिज्म से प्रकाश किरण गुजारी तो 7 रंग मिले, दूसरे प्रिज्म को उसी के सामने सीधा सीधा रख दिया तब भी 7 रंग मिले। लेकिन क्या हुआ, जब इसी प्रिज्म के जैसा एक और प्रिज्म लेके उसको उल्टा करके रख दिया कुछ इस प्रकार से, तब क्या हुआ, यह जो 7 प्रकाश किरण यहां से निकली थी वो दूसरे प्रिज्म के सतह तक पहुंचेगी यहां तक, ठीक है। अब यहां तक पहुंचने के बाद होगा इसका अपवर्तन। अपवर्तन के बाद क्या होता है कि यह प्रकाश किरण एक जगह जाके मिल जाती हैं और मिलने के बाद सीधा जब बाहर निकलती हैं तो हमको वही श्वेत प्रकाश किरण मिलता है जो श्वेत प्रकाश किरण हमको यहां से हमने डाला था, ठीक है।
यह बात क्लियर है? श्वेत प्रकाश किरण, यह होता है बच्चा आपका श्वेत रंग का पुनर्संयोजन। बात क्लियर हो गई होगी। तो इसी बात को चलिए हम लोग लिखते हैं, ठीक है। न्यूटन ने दिखाया कि जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से एक प्रिज्म से अपवर्तित होती है तो वह 7 रंगों में टूट जाती है। 7 रंगों में टूट जाती है। ठीक है, यह 7 रंगों में टूट जाती है। अब आगे लिखना, इसी प्रिज्म से लगे हुए दूसरे प्रिज्म को जब उल्टा करके रखा जाता है तो वह 7 रंग पुनर्संयोजित हो जाता है। पुनर्संयोजित हो जाता है। ठीक है, जब इसी प्रिज्म के सामने एक उल्टा करके प्रिज्म रख देते हैं तो यह श्वेत प्रकाश है वो पुनर्संयोजित हो जाता है। ठीक, यह बात किसके द्वारा बताई गई थी? न्यूटन के द्वारा। यह बात पूरी की पूरी क्लियर हो गई होगी। फिर से सुनिएगा क्या हमने लिखा है। न्यूटन ने दिखाया कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी एक प्रिज्म से, यानी एक प्रिज्म से, इस वाले प्रिज्म से अपवर्तित होती है तो वह 7 रंगों में टूट जाती है। यानी अपवर्तित हुई तो 7 रंगों में टूट गई, सीधा सीधा। पहले प्रिज्म से टकराई, 7 रंग में टूटी। इस प्रिज्म से लगे हुए दूसरे प्रिज्म को जब उल्टा करके रखा जाता है, यानी इस प्रिज्म के सामने एक दूसरा प्रिज्म लाकर उल्टा करके रख दिया जाता है, तो क्या होता है? तो वह जो 7 रंग होता है वह पुनर्संयोजित हो जाता है तथा हमें पुनः श्वेत प्रकाश किरण प्राप्त होती है। श्वेत प्रकाश किरण प्राप्त होती है। ठीक, यह बात पूरी की पूरी क्लियर हो गई होगी। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, जल्दी से इस बात को नोट डाउन कीजिएगा। अब हम देखते हैं अपने अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का प्राकृतिक उदाहरण, या फिर आप कह सकते हो इंद्रधनुष के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, इंद्रधनुष का नाम सुना है? जाहिर सी बात है आपने सुना होगा और देखा भी होगा। बरसात के मौसम में अक्सर जो इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देता है, रेनबो, बादल में ऐसे करके। ठीक है, उसी रेनबो की बात हो रही है कि वह रेनबो बनता कैसे, वह इंद्रधनुष कैसे बनता है। ठीक है, उसको हम बनाना सीखेंगे आज। ही कैसे बनता है आखिर में, उसके कारण क्या है, उसके पीछे क्या फिजिक्स है उसके पीछे। ठीक, तो चलिए समझते हैं इस बात को। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर एक वर्षा की बूंद है।
ये क्या है बच्चा, एक वर्षा की बूंद है। ठीक, यहां पर हमारे कौन है, सूर्य भगवान, सूर्य देवता, ये हमारे सूर्य देवता है। अब इस सूर्य देवता से यानी सूर्य से, यह क्या हमारा सूर्य है, इस सूर्य से प्रकाश किरण इस बूंद तक पहुंचेगी इस प्रकार से। ये जो सूर्य है, इस सूर्य से प्रकाश किरण कहां तक पहुंची बच्चा, यहां तक आ गई। ये हमारी प्रकाश किरण है। और कैसी प्रकाश किरण है, यह एक श्वेत प्रकाश किरण है बच्चा। कैसी प्रकाश किरण है, श्वेत प्रकाश, यह हमारी एक श्वेत प्रकाश है। अब यह श्वेत प्रकाश इस बूंद तक पहुंचेगी। और आपको पता है कि जो पानी की बूंद होती है वह पारदर्शी होती है। पारदर्शी होने का मतलब क्या, आर पार दिखाई देता है इसमें, जिसके वजह से यहां पर होगा अपवर्तन। पहली बात तो यह ध्यान देना कि जो हमारी पानी की बूंद होती है वह पारदर्शी होती है और उसमें होगा अपवर्तन। किसका अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। पहली बात ये आपको ध्यान देनी है, ठीक, कि जो पानी की बूंद होती है उसमें क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन। और दूसरी बात क्या, कि ये जो पानी की बूंद होती है, ठीक है, ये जो पानी की बूंद है बच्चा, पानी की जो बूंद है वह किसके भांति कार्य करेगी, यह प्रिज्म की भांति कार्य करेगी बच्चा। प्रिज्म की भांति कार्य करती है। कार्य करती है। प्रिज्म के भांति कार्य करने का मतलब क्या, कि यह जो श्वेत प्रकाश इसमें घुसेगी तो यह 7 रंगों में श्वेत प्रकाश को तोड़ देगी। कौन तोड़ देगी, यह पानी की बूंद जो वर्षा में होती है। ठीक है, तो जब यह श्वेत प्रकाश किरण इस पानी के बूंद में घुसती है तो यह बच्चा 7 रंगों में इस प्रकार से टूट जाती है। ठीक है, यह जो है प्रकाश किरण यह 7 रंगों में इस प्रकार से टूट जाती है। ठीक, बात समझ में आई पूरी की पूरी। जब यह प्रकाश किरण इसके भीतर जाती है श्वेत प्रकाश किरण तो यह 7 रंगों में टूट जाती है इस प्रकार से। थोड़ा और दूर बना देते हैं इसको, ये इस प्रकार से 7 रंगों में टूट जाती है। ठीक, यह प्रकाश किरण हमारी 7 रंगों में टूट गई। ठीक है, तो देखो होता क्या है, श्वेत प्रकाश किरण जब पानी के बूंद के पहले सतह पर पहुंचती है तो इसका होता है अपवर्तन, और अपवर्तन के साथ साथ होता है वर्ण विक्षेपण। तो पहली चीज क्या होती है बच्चा, पहला चीज यहां पर होगा जब पानी की सतह पर पहुंचेगी, कहां पहुंचेगी, पहले सतह पर। यहां पर लिख दे रहे हैं साइड में ऊपर, जब यह पहले सतह पर पहुंचती है, पहले सतह पर, जब पहले सतह पर यानी यहां पर टकराती है प्रकाश किरण तो होता क्या है, इसका पहले तो होगा इसका अपवर्तन, अपवर्तन होगा, और साथ में अपवर्तन के साथ साथ और क्या होता है बच्चा, वर्ण विक्षेपण होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण हो जाता है इसका। वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या, कि यह 7 रंगों में टूट जाती है, 7 रंगों में टूट जाना। ठीक है, तो हमने क्या बोला, जब यह पहले सतह पर पहुंचती है यानी यहां पर पहुंचती है तो इसका अपवर्तन होता है, अपवर्तन के साथ साथ इसका होता है वर्ण विक्षेपण, और वर्ण विक्षेपण के साथ साथ क्या होती है, 7 रंगों में टूट जाती है और दूसरे सतह तक पहुंच जाती है। जब यह प्रकाश किरण दूसरी सतह पर पहुंचती है तो दूसरी सतह पे होता है बच्चा इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है बच्चा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आंतरिक परावर्तन का मतलब क्या, यह प्रकाश किरण टकरा के इधर को आएगी। ठीक, यह वाली प्रकाश किरण टकरा के इधर को आ जाती है। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई होगी। तो होता क्या है, अब यह जो वर्ण विक्षेपण हुआ है, अब आगे क्या होता है इसका, आगे इसका होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है बच्चा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
ठीक है, ये जो प्रकाश किरण है इसका होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, फिर से लिख दे रहे हैं इसको साफ से, थोड़ा बड़ा कि आपको दिखाई दे। ये जो प्रकाश किरण है दूसरी सतह पर जब पहुंचती है, कहाँ पहुंचती है बच्चा? दूसरी सतह पर। दूसरी सतह पर जब पहुंचती है तब इसका क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां पर लिख दे रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, यह प्रकाश किरण का हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरण इस माध्यम में पहुंचती है, यानी अपने ही माध्यम में टकरा कर फिर से वापस चली जाए, यानी पारदर्शी माध्यम में आर पर न जाके फिर से टकरा के वापस उसी दिशा में चली आए। जैसे हमने क्या बोला, ये हमारे पास कोई एक पानी है, अब पानी की सतह पे हमने क्या किया, एक प्रकाश किरण ऐसा डाला कि यह आर पर न जाके ये टकरा के परावर्तित होकर उसी दिशा में वापस लौट जाए। इसी घटना को बोलते हैं आंतरिक परावर्तन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो होता क्या इस केस में कि यह प्रकाश किरण पानी के बूंद में पुनः टकरा के उसी दिशा में आगे आ जाती है। इस घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के बाद पुनः पहले वाले सरफेस पे यानी पहले वाली सतह पे आ जाती है प्रकाश किरण। अब यह कहां पहुंच गई? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद यह प्रकाश किरण आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद फिर से कहां आ गई? पहली सतह के पास। पहली सतह के पास, यह पहली सतह के पास आ गई। अब पहली सतह के पास आने के बाद यह प्रकाश किरण क्या होती है? क्या होती है बच्चा? इसका हो जाता है अपवर्तन और यह जो है यहां से बाहर निकल जाती है। और जब बाहर निकलती है तो यहां से आपको 7 रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, जब यह बाहर निकल जाती है तो जब आप अपनी आंख लगा के यहां से देखोगे ना, जब आप अपनी आंख से इसको देखोगे यहां से, तो आपको 7 रंग दिखाई देंगे। ठीक, यह बात क्लियर है? ये आपकी क्या है? आंख है। और जब आप अपनी आंख से इनको देखोगे, यह जो प्रकाश किरण आ रही है, जो प्रकाश किरण आ रही है बच्चा, यह आपको दिखाई देगी। 7 रंग इसमें आपको दिखाई देंगे। जो ऊपर वाला रंग होगा वह लाल होगा और जो नीचे वाला रंग होगा वह आपका बैगनी होगा। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई होगी कि ऊपर वाला जो रंग आपको दिखाई देगा आपकी आंख से लाल रंग का दिखाई देगा और जो नीचे वाला रंग दिखाई देगा वह बैगनी रंग का दिखाई देगा। ठीक, तो पहली सतह के पास जब आती है तब यहां से क्या होती है? वह निर्गत हो जाती है या फिर बाहर निकल जाती है। बाहर निकल जाती है। ठीक है, जब बाहर निकल जाती है तब हमको क्या दिखाई देता है? प्रकाश का 7 रंग। क्या दिखाई देता है बच्चा? प्रकाश का 7 रंग दिखाई देता है। दिखाई देता है। यह बात पूरी की पूरी क्लियर है? एक बार फिर से समझिएगा, हमने क्या बोला? सूर्य से श्वेत प्रकाश किरण पहली सतह तक पहुंचा। जब पहली सतह तक पहुंचेगा तो इसका होगा अपवर्तन। तो पहली सतह पे क्या हुआ? इसका अपवर्तन हुआ और अपवर्तन के साथ साथ होगा वर्ण विक्षेपण। अपवर्तन के साथ साथ क्या हो गया? इसका वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या? कि यह 7 रंगों में टूट गया। वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या? यह 7 रंगों में टूट गया। अब 7 रंगों में टूटने के बाद यह जो 7 रंग है दूसरी सतह पर पहुंचे, यानी यहां पर पहुंचे और दूसरी सतह पर जाने के बाद इसका क्या हो गया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब क्या? प्रकाश के टकरा के वापस उसी दिशा में वापस लौट जाए। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब क्या? यही अंदर अंदर ही परावर्तन हो गया इसका पूरी तरह से और यह प्रकाश के टकरा के इस वाले सतह पे आ गई। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद यह पहली सतह के पास आ जाती है। पहली सतह यही थी, यहाँ पर वापस आ गई और यहाँ से क्या होती है बच्चा? यह बाहर निकल जाती है। यहाँ देखो बाहर निकल गई और जब बाहर निकलती है तो प्रकाश का 7 रंग दिखाई देता है। जब आप अपनी आंख लगा के देखोगे तो ऊपर लाल, नीचे बैगनी और बीच में बाकी के सारे रंग आपको दिखाई देंगे। बात क्लियर है पूरी की पूरी? यदि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, शॉर्ट में हमने आपको पढ़ाया, बढ़िया में पढ़ाया, तो यदि आपको अच्छा लग रहा हो मेरी वीडियो तो तुरंत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाइए और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी सहायता कीजिए। ठीक है, जल्दी से इस बात को नोट कीजिएगा।
चलिए अब हम देखते हैं अपने दूसरे टॉपिक को। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं। जैसे कि घटना नंबर 1, तारों का टिमटिमाना। आपने रात में देखा होगा कि जो तारे हैं वो टिमटिमा रहे हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही तारे अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। हम जब रात में तारों को देखते हैं तो हमको लगता है कि तारे जो हैं वो काफी दूरी पर हैं, ठीक है। अपनी वास्तविक स्थिति से ज्यादा दूरी पर हमको तारे दिखाई देते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। इसका मतलब क्या है कि सूर्य की जो प्रकाश किरणें हैं सूर्यास्त के बाद भी हमारे धरती पर आती हुई दिखाई देती हैं। या फिर मान लो सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय होने से पहले सूर्य भगवान उगे नहीं है, तब वो हमको क्या दिखाई देता है कि सूर्य की जो रोशनी है हमारी चारों तरफ आ जाती है। आजकल तो क्या हो रहा है कि सुबह 6 बजे के करीब अभी सोए ही हो, सूर्य भगवान अभी बाहर निकले भी नहीं है, अभी डूबे हुए हैं, लेकिन उनकी जो रोशनी है वह चारों तरफ आ जाती है। यह आपने बात नोटिस की हो गई, तो उस चीज को हम इसमें पढ़ेंगे अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त में। ठीक, जल्दी से इस टॉपिक को नोट कीजिएगा। चलिए अपनी पहली स्थिति को स्टार्ट करते हैं। पहली स्थिति हमारी क्या है? तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना, ध्यान से सुनिएगा इसे क्या लिखा गया है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों, जो तारे होते हैं वह टिमटिमाते हैं। कहने का मतलब क्या है? हमने अभी कुछ देर पहले बताया कि वायुमंडलीय अपवर्तन जो होता है इन सभी घटनाओं के लिए जिम्मेवार होता है। तो तारों का टिमटिमाना जो होता है बच्चा, वह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक, इसके बाद क्या बोला गया है? दूर स्थित तारा हमें प्रकाश बिंदु स्रोत के समान प्रतीत होता है। यानी जो तारा हमारा है वह काफी दूरी पर स्थित होता है, यह तो सबको पता है। और जब तारा काफी दूरी पर स्थित है तो वह एक प्रकाश बिंदु की तरह हम इसको रिलेट कर सकते हैं, मान सकते हैं। हमको लगेगा कि जो तारा है वहां से जो प्रकाश किरणें चल रही है तारा से, वह एक प्रकाशिक बिंदु के जैसे आ रही हैं, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है? चूंकि तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है। अब देखो, आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में कई प्रकार की वायुमंडलीय परतें हैं, यानी हवा की अलग अलग टाइप की परत है। जैसे कि ऑक्सीजन की, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की, फिर नाइट्रोजन की। इस प्रकार से अलग अलग वायुमंडलीय परतें हमारे वायुमंडल में उपस्थित है, ठीक है। तो वायुमंडल में जो परतें स्थित हैं उनसे क्या होता है बच्चा? प्रकाश किरण जो तारों से आ रही हैं उनका बार बार अपवर्तन होता है, ठीक है। यही बात लिखी गई है। क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता है। थोड़ा थोड़ा परिवर्तित क्यों होता है? क्योंकि वह प्रकाश किरण बार बार वायुमंडल के अलग अलग परत से टकराती है, जिसके वजह से उसका बार बार अपवर्तन होता है, ठीक। तो अपवर्तन के कारण उसका जो पथ है, जो रास्ता है, वह बदलता रहता है। जैसे मान लो यह हमारे वायुमंडल में यहाँ पर एक तारा है, यहाँ से एक प्रकाश किरण चलना शुरू करेगी। इस प्रकार जब पहली परत पे आएगी थोड़ी झुक जाएगी, इसको सीधा जाना चाहिए था। फिर दूसरी परत पे आएगी, फिर झुक जाएगी, इसको इधर जाना चाहिए था। फिर तीसरी परत पे आएगी, फिर झुक जाएगी। यानी बार बार क्या होगा बच्चा? इसका अपवर्तन होगा इस प्रकार से। और जब अपवर्तन होगा तो होता क्या है? अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित हो जाती है। यानी जो तारा हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए था, उस हमको कहाँ प्रतीत होगा? यहाँ पर प्रतीत होगा। ऐसा लगेगा कि यहाँ पर है, कभी लगेगा यहाँ पर है, कभी लगेगा यहाँ पर, क्योंकि हवा जो है वो चलती रहती है, बहती रहती है। इसके वजह से यह तारे जो इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है? अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है। यानी जो हमको स्थिति, मेन स्थिति है यह वाली, यह कभी यहाँ पर दिखाई देगी, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर। जब हवा चलेगी तो इधर उधर जाएगा ही, ठीक है, रहती है। तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों का प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है। जिसके देखो हमने क्या बताया कि ये जो प्रकाश है, अब जो तारे हैं रियल में हमको दिखाई देंगे, कभी यहाँ पर दिखाई देंगे, कभी यहाँ पर दिखाई देंगे, क्योंकि जो हवा है वो चलती रहती है। अब ये जो प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है,
वह क्या होती है, ऐसे ऐसे जब हवा चलती है तो वह प्रकाश किरण हमारी आंख को जब पहुंचती है तो वह हमको लगता है कि जो तारे हैं, तारों का जो प्रकाश है वह झिलमिला रहा है। ठीक है, झिलमिलाने के कारण, जिसके कारण कोई तारा कभी भी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला प्रतीत होता है। देखो, जब वायुमंडलीय अपवर्तन होता है तो प्रकाश का जो तारा है, जो तारे से प्रकाश आ रहा है, वह प्रकाश कभी ज्यादा दिखाई देगा, कभी कम दिखाई देगा। क्यों कम ज्यादा होता है? क्योंकि बार बार उसका अपवर्तन होता रहता है वायुमंडल से, और वायु ऐसी होती है कि वह रुकती नहीं, वह हमेशा बहती रहती है, जिसके वजह से कभी हमको वायु एक जगह ज्यादा दिखाई दे देगी, कहीं पर कम दिखाई देती है वायु। इसके वजह से जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, कहीं पर ज्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, कभी बहुत ज्यादा हो जाएगा, कभी बहुत कम हो जाएगा। इसके वजह से जो तारा है उसकी स्थिति जो है वह बदलती रहती है, और तारे से आने वाला जो प्रकाश है हमारी आंखों तक पहुंचेगा जब, तो हमको लगेगा कभी तारा ज्यादा चमकीला दिखाई दे रहा है, कभी धुंधला दिखाई दे रहा है, कभी ज्यादा चमकीला दिखाई दे रहा है, कभी धुंधला दिखाई दे रहा है। जब ऐसा होता है, कभी चमकीला कभी धुंधला दिखाई देता है, तो इस प्रभाव को ही क्या बोलते हैं? तारों का टिमटिमाना बोला जाता है। यह बात क्लियर हो गई होगी? फिर से सुनिएगा, हमने क्या बोला? अनंत पर स्थित जो हमारे तारे हैं वह वायुमंडल में जब आते हैं तो वह उनका क्या होता है बच्चा? वायुमंडल के अलग अलग परत से सामना हो जाता है। ठीक है, अब अलग अलग परत से जब सामना होता है इनका, तो इस केस में क्या होता है कि यह प्रकाश किरण जैसे जैसे परत से टकराएंगी, इनका होगा बार बार अपवर्तन। अब जब बार बार अपवर्तन होगा तो इस केस में क्या होगा कि अपवर्तन के कारण बार बार अपवर्तन होते होते जब प्रकाश किरण नीचे तक पहुंचती है हमारी आंखों तक, तो हमारी आंखों तक पहुंचने के बाद जब हम तारों को देखते हैं तो उस टाइम में क्या होता है कि हवाएं जब होती हैं ऊपर, वायु जो होती है वह हिलती जुलती रहती है, जिसके वजह से तारे जो हैं वह कभी हमको ज़्यादा चमकीले दिखाई देते हैं और कभी कम चमकीले यानी धुंधले दिखाई देते हैं। इस केस में हमको जो तारे हैं धुंधले और चमकीले दिखाई देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी बच्चों। हमने क्या बताया कि यह पूरी की पूरी थ्योरी जो है हमने आपको समझा दी बढ़िया से, तारे कैसे आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। यदि आपके बोर्ड के पेपर में यह क्वेश्चन आता है तो जैसा हमने लिखा यदि सेम जाके ऐसा आप छाप दो, आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे, एक नंबर भी आपका कोई काटने वाला नहीं है। यदि मेरी वीडियोस और लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हो तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी से इस बात को नोट कीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे टॉपिक को। हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। हमारा दूसरा टॉपिक है तारे अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। देखिए क्या बोला गया है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। वायुमंडल की ऊपरी परत विरल होती है तथा पृथ्वी के समीप की परत जो होती है वह सघन होती है। इसलिए प्रकाश जैसे ही नीचे की ओर जाता है, ठीक है, जैसे ही नीचे की ओर जाता है वह झुक जाता है और अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर प्रतीत होता है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक तारा है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर हम एक काले रंग के कक्का को बना दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारे काले रंग के कालू कक्का है जो कि इस तारे को देखना चाहते हैं। अब देखो ये जो तारे से प्रकाश चलता है बच्चा, अब ये तारे से प्रकाश जब चलेगा तो इसका सामना होगा वायुमंडल की परत से, इस प्रकार से अपवर्तन होगा, फिर वायुमंडल के परत सामना होगा, फिर से अपवर्तन होगा। यानी जैसे जैसे यह आगे तारे से प्रकाश आगे बढ़ेगा, थोड़ा और दूर बनाते हैं इसको, ठीक है। कहने का मतलब क्या कि जैसे जैसे यह तारे से प्रकाश जो है धरती की तरफ जाएगा यह मुड़ना स्टार्ट कर देता है इस तरह से। ठीक है बच्चा, सही नहीं बन रहा यार, एक सेकेंड रुक जाओ। जैसे जैसे यह तारे से प्रकाश धरती तक पहुंचता है इसका बार बार क्या होता है बच्चा, अपवर्तन होता है इस प्रकार से। ठीक, अब यह काले रंग के कक्का जो है इस तारे को देखेंगे और देखने के बाद इनको लगेगा कि जो तारा है
ये थोड़ा सा यहाँ दिखाई दे रहा है। अब देखो तारे का जो देखो जैसे तारा से प्रकाश धरती की तरफ जा रहा है, इसका क्या हो रहा है बच्चा, अपवर्तन हो रहा है और यह मुड़ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो काले रंग के कक्का हैं, यह जब देखेंगे इस तारे को तो इनको आभास होगा कि जो तारा है भैया ये कहाँ पर है, कुछ यहाँ पर, ठीक। यह बात क्लियर हो गई होगी। फिर से सुनिएगा हम क्या बता रहे हैं कि होता क्या है इस केस में, जब प्रकाश किरण तारे से, ये जो तारा है इस तारे से प्रकाश किरण धरती की ओर बढ़ता है, तो धरती की ओर बढ़ने के साथ साथ यह बार बार वायुमंडल की परत से टकराता रहता है, और वायुमंडल की परत से बार बार टकराने की वजह से इसका बार बार अपवर्तन होता है। अब अपवर्तन होगा तो बार बार यह प्रकाश किरण मुड़ती है। अब क्यों मुड़ती है भैया, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे उतना हमारा विरल माध्यम होगा, और जितना नीचे हम आएंगे उतना हमारा सघन माध्यम, यानी ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा विरल माध्यम हो गया, ठीक है, और नीचे की ओर आएंगे तो जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा, इसका सघन माध्यम होगा, ठीक। यह बात क्लियर है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे हमारा विरल माध्यम होगा, और जैसे जैसे हम नीचे की ओर आएंगे वो हमारा सघन माध्यम हो जाएगा, ठीक। तो यह जो है बच्चा हमारी ये तारे की वास्तविक स्थिति है। क्या है बच्चा, तारे की वास्तविक स्थिति, यह हमारी है तारे की वास्तविक स्थिति, वास्तविक स्थिति। और यह जो है हमारी यह तारे की है आभासी स्थिति। यहां पर जो है हमारी यह तारे की आभासी स्थिति है, ठीक। यह बात क्लियर हो गई होगी। अब जैसे जैसे नीचे आएंगे विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकता जाएगा, और यह झुकते 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 जब यहाँ तक पहुंचेगा तो ये चर्चा इसको देखेंगे तो लगेगा कि तारा यहाँ न होके यहाँ पर है, और यह जो स्थिति है वो क्या है, तारे की आभासी स्थिति है। यह बात क्लियर हो गई होगी। जल्दी से इस बात को नोट कीजिएगा। अब हम देखते हैं अपने अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। इसका मतलब क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व तक दिखाई देने लगता है, तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो सुबह के टाइम आप उठे और उठने के बाद आप जब बाहर गए तो आपने देखा कि सूर्य जो है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, बट उसकी जो किरणें हैं, जो प्रकाश आ रही है सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की, वो धरती पर आ चुकी है, वो उजाला हो गया रहता है। सूर्य हमको कहीं पर दिखाई नहीं देता, बट उसका जो प्रकाश है हमको चारों तरफ दिखाई देता है। ऐसे ही शाम के टाइम जब सूर्य डूबा हुआ रहता है, अस्त हो जाता है, तो अस्त होने के 2 से 3 मिनट तक हमको जो है सूर्य का प्रकाश दिखाई देता रहता है। यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो सूर्य है वह जब डूब जाता है तो डूबने के बाद भी हमें 2 मिनट या 3 मिनट तक सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है, और उसके बाद मान लो सुबह के टाइम सूर्य उग रहा है तो उगने से 2-3 मिनट पहले ही सूर्य का प्रकाश हमको दिखाई देना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बच्चा, यह होता है आपके वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो देखो होता क्या है रियल में, जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे सूर्य देवता हैं। अब सूर्य देवता जो है वो क्या हो गए, शाम के टाइम या मान लो सुबह के टाइम में सूर्य देवता ऐसे निकल रहे हैं, ठीक है। अभी यह क्या है, सूर्य देवता निकलना चाहते हैं और यह इसे क्षितिज के नीचे छिपे हुए हैं, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे छिपे हुए हैं। अब इनसे जो प्रकाश किरण निकल रही है इसे, और जो प्रकाश किरण निकल रही है बच्चा, अब यह प्रकाश किरण कहाँ तक पहुँचती है, इस धरती के सतह तक पहुँचती है। और जब धरती की सतह तक पहुँचती है तो बार बार इसका होता है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण यह प्रकाश किरण जो है पहले ही हमारे धरती तक पहुँच जाती है, और लगता है कि सूर्य भगवान जो है कुछ यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है, यही होता है बच्चा आपके अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त के साथ। फिर से समझिएगा कि मान लो ये हमारी क्या है बच्चा, ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश कैसे आता है, जैसे मान लो हमने क्या बताया कि यह हमारा एक क्षितिज है। क्षितिज का मतलब यह एक सरफेस एरिया है। इस क्षितिज के यानी इसके समांतर एक जो प्रकाश किरण है, यह जो सूर्य है यह क्षितिज के नीचे है। अब क्षितिज के नीचे होने की वजह से यहाँ से प्रकाश किरण पृथ्वी की ओर जा रही थी। अब जैसे जैसे यह पृथ्वी की तरफ जाएगी, इसका बार बार होगा अपवर्तन, और अपवर्तन के कारण ये जो प्रकाश किरण पृथ्वी की सतह तक तो पहुंच जाती है। सूर्य डूबने के बाद भी पृथ्वी की सतह तक पहुंच गई। अब जब पृथ्वी सतह तक पहुंचती है तो अपवर्तन के कारण ये जो सूर्य है हमको लगता है कि यहीं आसपास में कहीं पर है, लेकिन होता नहीं है। ठीक, जिसके वजह से 2 मिनट तक लगभग हमको सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है, और 2 मिनट पहले ही हमारे यहाँ सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है। देखो वही बात बताई गई है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है। जैसे मान लो यह उगना स्टार्ट किए, यहीं पर पहुंचे हैं, लेकिन इनका प्रकाश जो पहले पृथ्वी पर आ गया। अब पहले पृथ्वी पर आया, कैसे आया, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण पहले ही पृथ्वी पर आ गया। हमको लगा कि सूर्य भगवान यहाँ कहीं पर होंगे, उनका प्रकाश आ गया है, यानी 2 मिनट पहले ही प्रकाश आ गया। तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात दिखाई देता। मान लो सूर्य भगवान डूब गए, अब यहाँ से प्रकाश के यहाँ तक आएगी, लगेगा सूर्य भगवान यहाँ पर है, लेकिन सूर्य भगवान कहाँ पर हैं, ये भाई साहब आपके क्षितिज के नीचे चले जा चुके हैं। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई होगी। जल्दी से इस चीज को नोट कर लीजिएगा। यदि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। यहाँ पे होता है बच्चा आपका अध्याय समाप्त। ठीक है, अब अध्याय के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था, जिसमें हमने लेंस के बारे में, लेंस कौन सा लेंस कौन से नेत्र दोष में लगता है उसको हमने पढ़ा था, और उसके साथ साथ जो दृष्टि दोष है उसका निवारण कैसे होता है, उससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उनको हमने देख लिया था। ठीक है, इस चैप्टर में, इस वाले लेक्चर में हमने प्रिज्म के बारे में पढ़ा, प्रिज्म से संबंधित बातें सीखी, वर्ण विक्षेपण को सीखा, और साथ में हमने देखा वायुमंडलीय अपवर्तन को। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, इनको पूरा बढ़िया समझने के बाद हमने इसमें 3 टॉपिक बढ़िया से पढ़ लिए। अब इसके बाद यह जो हमारा चैप्टर है वह समाप्त होता है। और यदि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अब मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ। जय हिंद, जय भारत।